हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। पहले चैप्टर में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी AD के बीच में जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके बारे में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। और थर्ड चैप्टर में हमने इसी पीरियड का जो उस समय की सोसाइटी थी उसके बारे में पढ़ा। और फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली जो ये जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, जो उस वक्त का रिलीजियस मूवमेंट था, जो एक फ़िलॉसफी थी, जो एक कल्चरल मूवमेंट था, उसके बारे में मेनली इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मगर हमेशा की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता है, एक ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया है कि यह एक कल्चरल, इस चैप्टर में हम मेनली रिलीजन और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD के बीच में है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक को के इतिहास को जानने के लिए किन किन सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। तो जो इस देखिए हम 6th सेंचुरी के बाद से बहुत जितने भी हिस्ट्री लिखे गए हैं उसमें जो एपिग्राफिक सोर्सेस हैं, जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त के बाद जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेनली चीज़ें जो है वो पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत में लिखी गई हैं। तो ये सारे ही लैंग्वेज नॉन लैंग्वेज हैं। और जब अशोकन का जब इंस्क्रिप्शन का जो को पढ़ा गया था और जो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर किया, उसके बाद खरष्टी लिपि को डिसाइफर किया, तो उस समय का जितना भी लिटरेरी सोर्सेस हैं उसको हम अब अच्छे से जानते हैं और उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइम पीरियड के इतिहास को लिखने के लिए किया जाने लगा। तो इस वक्त के जो सोर्स मतलब इस टॉपिक को जानने के लिए जो मेन सोर्सेस हैं वो एक तो हो गया आपका लिटरेचर, जो जैसे कि जिसमें हिंदू धर्म, अगर जब हिंदुइज्म की बात की जाएगी, एक्चुअली हिंदुइज्म नहीं बोल सकते हैं हम उसको, सनातन धर्म बोल सकते हैं। तो उसमें वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, ये सारी चीज़ें थी। वहीं जब बुद्धिस्ट जो फेथ था उसके बारे में जानने के लिए जो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं, जो स्टार्टिंग के थे वो पाली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, फिर संस्कृत में भी बहुत सारे लिखे गए हैं। फिर अलग अलग देशों में जब बुद्धिज़्म फैला तो अलग अलग देशों में भी इसके बहुत सारे ट्रांसलेशन भी हुए और इसके ऊपर जो एक टीका लिखी गई, मतलब इसको व्याख्या जो की गई अलग अलग लैंग्वेज में, वो सारे भी चीज़ें हैं। जैन धर्म के बारे में भी बहुत सारे लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध हैं, तो जिनके अध्ययन के थ्रू इन सब इस वक्त के इतिहास, इस टॉपिक के को पूरी तरीके से तैयार किया गया। इसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन भी हमें मिले हैं, इसके बाद कुछ बिल्डिंग्स भी हमें मिले हैं, जैसे कि सांची का स्तूप है वो मिला है, या फिर जो केव्स मिले हैं, जो भी बुद्धिस्ट विहार मिले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ जो थी वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ये सारे इस वक्त के इतिहास को जानने का मेन सोर्सेस है। आपके चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है सांची स्तूप के बारे में। तो सांची स्तूप जो है, सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि ये है कहाँ पे। ये मध्य प्रदेश में एक कनक, भोपाल के से कम लगभग 20 किलोमीटर दूर, मतलब टुवार्ड्स दिल्ली की तरफ वो ये स्ट्रक्चर है। और ये कनक खेरा गाँव एक है, उसके पास ही वहाँ पर ये स्थित है। तो जो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स तो है ही, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट जो बिल्डिंग है वो हमें मिला है इंडियन हिस्ट्री का। जब भी बिल्डिंग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्डिंग है ये है। इससे पहले भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हमें हालांकि मिले हैं, लेकिन वो मेनली जो होते थे वो गुफाएं होती थी, जो केव्स होते थे, जहाँ पे जैसे भीमबेटका का भी केव पेंटिंग हमें मिला जो काफ़ी पुराना है। इसके अलावा अजंता का जो केव पेंटिंग है, या फिर और भी बहुत सारे बिहार में काफ़ी जगह पे है, बराबर की गुफा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे ये मॉन्क्स जो भी किसी भी संप्रदाय से जो रेबल मॉन्क्स जो थे वहाँ रहते थे, और वहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से वो अपने फॉलोअर्स को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। तो सांची स्तूप की खोज जो है वो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जो कि ASI से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। और ये
जब सांची की खोज की गई थी उसके बाद मेजर जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो काफ़ी दिन वहाँ जाके रहे थे और उन्होंने पूरे उस स्ट्रक्चर को जानने समझने की कोशिश की, रिसर्च किया, उसके अंदर क्या है, उस डोम के अंदर क्या है, बुद्ध के क्या क्या अवशेष मिले, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे जाके उसका अध्ययन किया था और वहाँ पे काफ़ी टाइम रहे थे और उसके जो भी उनका रिसर्च था उसके बेसिस पे उन्होंने एक पूरा का पूरा विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया था। तो आगे बढ़ते हैं और इस आगे यह है कि 19वीं सेंचुरी में क्या था कि क्योंकि 19वीं सेंचुरी की जब हम देखते हैं कि जब हड़प्पा की भी खोज हुई थी, इसके अलावा हड़प्पा से पहले ही हम बहुत सारे, क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर की बहुत सारी चीज़ों की खोज हो चुकी थी, तो जब भारत में इतिहास की खोज की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले तो हमें जो गंजेटिक बेल्ट था वहाँ पे चीज़ें मिलनी शुरू हुई थी। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें पता चल चुका था। फिर उसके बाद हम 18वीं सेंचुरी के लास्ट 19वीं सेंचुरी के लास्ट या 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज होती है। तो इसी दौरान 19वीं सेंचुरी में सांची स्तूप की खोज की गई थी और ये वो टाइम था जब भोपाल में, क्योंकि सांची स्तूप भोपाल के पास स्थित है, तो भोपाल में शाहजहाँ बेगम का शासन था और शाहजहाँ बेगम जो है, क्योंकि भोपाल जो एक रजवाड़ा था उस वक्त, एक प्रिंसली स्टेट था और उसकी एक बड़ी अच्छी खासियत ये थी कि हालांकि वहाँ पे मुस्लिम रूल हुआ करता था लेकिन वहाँ पे जो शासन था वो महिलाओं के हाथ में, जो बेटियाँ होती थी उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता था। तो शाहजहाँ बेगम वहाँ की उत्तराधिकारी थी। फिर उनकी बेटी जो हुई थी, उनकी बेटी का नाम था सुल्तान जहाँ बेगम और ये वही फैमिली जो आपने, अगर क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट होगा तो आपने नवाब पटौदी के बारे में आप जानते होंगे, जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर थे। अगर क्रिकेट नहीं आप फॉलो करते हैं तो आप बॉलीवुड तो फॉलो करते ही होंगे। तो बॉलीवुड में जो आपके सैफ अली खान हैं वो इसी जो ये शाहजहाँ बेगम और ये जो सुल्तान जहाँ बेगम हैं वो उन्हीं की ग्रेट ग्रैंड मदर हुआ करती थी और ये मेरे ख्याल से नवाब पटौदी जो थे उनकी नानी थी ये। तो इन्होंने जब सांची स्तूप की खोज हुई तो वहाँ पे देखा गया कि इतना मैग्निफिसेंट एक बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ दरवाजे, मतलब वो गेट्स बने हुए थे और इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी नक्काशी वो उस पर की हुई थी, फिर उसका अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कला का एक बेहतरीन नमूना था। तो इस पे फिर जॉन मार्शल जो कि ASI के उस वक्त के हेड थे, वो वहाँ पे जाते हैं और उन्होंने उस पूरे जो परिसर था उसका पूरा अच्छे से रिसर्च किया। एक जो भी वहाँ पे गेट मिले थे उस पर क्या क्या नक्काशी की गई थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने विस्तृत रिसर्च किया और उसके ऊपर पूरी की पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, एक बुक तैयार किया। और ये जो खर्चा जितना भी हुआ इसको करने में, वो सारा खर्च जो था वो भोपाल की जो ये नवाब थी शाहजहाँ बेगम, उन्होंने दिया था। जो वहाँ पे म्यूज़ियम बनवाया गया, गेस्ट हाउस बनवाए गए जहाँ पे रह के जॉन मार्शल ने पूरा रिसर्च किया। फिर जो पब्लिकेशन रिसर्च के दौरान बाद जो बुक्स निकले, उन सब का जितने भी खर्च जो हुआ था वो शाहजहाँ बेगम ने खर्च किया था। और जॉन मार्शल ने जब अपनी किताब इस सांची स्तूप के बारे में जब अपनी किताब निकाली तो अपनी किताब को उन्होंने उन्हीं को डेडिकेट किया था। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब सांची स्तूप का रिसर्च चल रहा था तो उसमें 4 गेट हैं, तो 3 गेट तो सही सलामत था और चौथा गेट जो था वो गिर गया था। तो उस वक्त फ्रेंच रिसर्चर जो थे वो भी वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने शाहजहाँ बेगम को बोला कि वो इस गेट को लेके जाना चाहते हैं और ये फ्रांस के किसी म्यूजियम में रखेंगे और ये सुरक्षित रहेगा और पूरी दुनिया इसको देखेगी। फिर ब्रिटिश भी सीन में आ गए, फिर ब्रिटिश ने बोला कि हम भी ले जाना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर चीज़ों कुछ काफ़ी पता नहीं क्या हुआ, कुछ मतलब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ कि उस गेट को फिर वहीं पे खड़ा कर दिया गया और उससे मिलता जो उसका एक रेप्लिका तैयार किया गया, जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वो अपने अपने देश लेकर गए थे। तो ये सारी बातें हो गई आपकी सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप के बारे में आपकी किताब में और भी आगे काफ़ी कुछ दिया गया है। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है द बैकग्राउंड ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स। तो जब ये जो एक टाइम पीरियड जो 6th सेंचुरी BC के आसपास का जो ये टाइम पीरियड है, उस वक्त बहुत सारे फेथ, बहुत सारे फिलॉसफी, बहुत सारे इस तरह के जो एक
कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हम कल्चरल मूवमेंट इसको ये बोलते हैं क्योंकि रिलीजन को हम हमेशा कल्चर के अंदर लेके आते हैं। तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे इस तरह के फेथ जो हैं वो उनका उदय होता है और अलग अलग फेथ को लेकर अलग अलग जो फिलोसफर होते हैं वो आते हैं। और जिसमें हम देखते हैं कि जरथुस्ट्र जो थे वो ईरान में थे, फिर कॉन्गजी जो थे वो चाइना में थे, सोक्राट और प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीस में थे, और महावीर और गौतम बुद्ध जो थे वो इंडिया में थे। तो ये सारे जो मेन फिलोसफर थे जो विश्व के अलग अलग ज्योग्राफी में अपने अपने क्षेत्र में एक अलग तरीके का एक अलग मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे। जो एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था थी, जो एग्जिस्टिंग फेथ था, उस पर क्वेश्चन उठा रहे थे और एक नई व्यवस्था को जन्म दे रहे थे। तो ये सारे एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिसको आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ भी सवाल आ सकते हैं। हो सकता है पूछ दे कि सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल किस देश के थे। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर आपके इसके जरथुस्ट्र के बारे में आ सकता है, कॉन्गजी के बारे में आ सकता है। तो ये 5-6 नाम है, उसको आप अच्छे से इसको लिख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जब ये फिलोसफर आए, उन्होंने जो एक नई सोच को एक उदय हो रहा था, एक नई सोच जो है वो विकसित हो रही थी। तो क्या था, मतलब एक नए सवाल उठ रहे थे कि जब अब देखिए क्या हुआ ना कि ये वो वक्त था जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था। जब हम देखते हैं कि इंडिया में 6 महाजनपद जो है वो उसका इमरजेंस हो चुका है। फिर 6 महाजनपद में फिर कैसे मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में होता है, लेकिन ये मगध से पहले की बातें हैं, क्योंकि ये 6th सेंचुरी BC की बात है जब महाजनपदों का उदय हो रहा था। फिर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की एक डेवलपमेंट चल रहा था। तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था, और इसकी वजह से नए गांव बस रहे थे, नए शहर बस रहे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हो रहा था। तो जब इस तरह की हर दिशा में परिवर्तन हो रहा था, जब हर दिशा में परिवर्तन हो रहा था तो एक अलग तरीके का परिवर्तन का माहौल था। तो जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी, क्योंकि जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद का जो लिखा गया था वो 1500 से 1000 BC के बीच में लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है लेटर वैदिक जो का टाइम पीरियड है वो 1000 से 500 BC के। आपकी किताब में हालांकि लेटर वैदिक के बारे में नहीं लिखा गया, नहीं बताया गया, लेकिन इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी में जब तक आप नहीं जानेंगे तो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो ऋग्वेद के बाद लेटर वैदिक वेद आता है, और लेटर वैदिक वेद का ही जो लास्ट का पीरियड होता है उसी दौरान से 16 महाजनपद का उदय होता है। तो जो एक पिछले 1000 सालों से एक जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो एक फेथ चला आ रहा था, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ, कुछ कमियाँ आ गई थी, और जिसकी वजह से जब ये डेवलपमेंट हुआ तो नए सोच के लोग, जैसे कि हम जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए तो हम देखते हैं कि एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस वक्त भी, क्योंकि ब्रिटिश जो एक एजुकेशन सिस्टम आया, जो ब्रिटिश एजुकेटेड लोग थे, मतलब इंग्लिश मीडियम में एजुकेटेड लोग थे, तो उन्होंने एक नए तरीके से सोचना शुरू किया था। और जो हम राजा राम मोहन राय, बिस्वा से, तो जो भी उस वक्त की कमियां थी उन लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो आप बोल सकते हैं कि उस वक्त, उससे पहले जो गौतम बुद्ध के टाइम में भी कमोबेश कुछ इस तरह का परिवर्तन आ रहा था। जब एक जगह के लोग दूसरी जगह जा रहे थे, शिक्षा का प्रसार हो रहा था, तो फिर लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे थे। और ये सवाल क्या थे कि हमारा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जन्म क्या, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जो ब्रह्मांड है वो क्या है, वो कैसे चलता है, ब्रह्मांड और मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इस तरह की बहुत सारी फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे जो उठ रहे थे और लोगों को मन में आ रहे थे, और इसी के ऊपर एक नए थॉट्स जो है वो विचारों को जन्म हो रहा था। और ये इसके बढ़ावा देने वाले कौन थे? मेनली गौतम बुद्ध और महावीर जैन, जो इंडिया में थे और बाकी ये जगह पे अलग अलग थे। तो इस तरीके का एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड था उस वक्त। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, जो हमारा टॉपिक है वो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अब आपने ऋग्वेद पढ़ा है, ऋग्वेद में क्योंकि बहुत डिटेल में आपके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में नहीं दिया गया आपके चैप्टर में ऋग्वेद के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है ऋग्वेद के बारे में। कि ऋग्वेद में जो देवी देवताओं का जो वर्णन है, तो उसमें इंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो गॉड्स थे वो इंद्र थे। फिर अग्नि थे, वरुण थे, सोम थे। अब देखिए उस वक्त क्या था,
कोई मूर्ति पूजा नहीं। जो आजकल का रिलीजन है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट था। उस वक्त के जब ऋग्वेद में पूरी की पूरी प्रकृति पूजा होती थी। अब आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इंद्रदेव, इंद्र वर्षा का देवता थे। फिर सोम जो कि एक तरह का पौधा होता था, और ऐसा कहा जाता था कि वैसे तो आजकल सोम को हम शराब से जोड़ दिया, लेकिन वो एक ऐसा एनर्जी देने वाला पौधा था जिसको खाकर लोग ताकतवर होते थे। तो राजा को दिया जाता था, सिपाहियों को दिया जाता, जो कि युद्ध लड़ते थे। क्योंकि इंद्र जो है वो पुरंदर कहलाए, यानी कि इंद्र जो एक राजा थे और उनके ऊपर सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वो बहुत युद्ध किया करते थे, तो उनका शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी था। तो सोम जो था वो उसको इंद्र से जोड़ा गया। वरुण समुद्र के देवता थे। अग्नि बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता थे। और ऐसा कहा जाता था कि जब अग्नि में हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो सीधा इंद्र मतलब ऊपर जो ईश्वर के पास जाता है और हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो अग्नि बहुत इम्पोर्टेंट देवता थे। उषा जैसे कि सूर्य देवता थे। तो जितनी भी प्रकृति, जो आजकल के जितने भी देवता हैं, चाहे वो कृष्ण हो गए, राम हो गए, आपके शिव हो गए, वो कोई भी ऋग्वेद में उन सब का वर्णन नहीं है। इवन ब्रह्मा का भी वर्णन जो है वो ब्रह्मा के नाम से नहीं है, प्रजापति के नाम से है, जो कि ऋग्वेद के अंतिम जो उनका पुरुष सूक्त अंतिम अध्याय है उसमें उनका वर्णन किया गया, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था की बातें की गई हैं। तो ऋग्वेद का जो रिलीजियस पूरा थॉट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन जब वो लेटर वैदिक वेद आता है उसके बाद उसमें काफ़ी कर्मकांड ऐड हो जाते हैं। फिर उसमें काफ़ी कुछ मतलब दिखावा और एक रिजिडिटी आ जाती है। ब्राह्मण जो है वो उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। फिर उस जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पे आधारित हो जाती है। फिर कैसे समाज में ऊंच और नीच का भेदभाव होने लगता है। फिर उपनिषद आता है, पुराण आता है, तो काफ़ी कुछ उसमें चेंज होता चला जाता है। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी 1500 से 1000 BC के बीच में हुई थी, और उसमें ये सारे देवता जो मैंने बताया, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये सब इम्पॉर्टेंट देवता हुआ करते थे। और इसको ऋग्वेद को जो ऋचाएँ हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में हेम कहते हैं, वो मेनली पढ़ा जाता था जब वो सेक्रीफाइस, यानी कि जिसको हिंदी में यज्ञ कहेंगे। तो यज्ञ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस वक्त का एक रिचुअल्स हुआ करता था। तो पहले क्या था, जब स्टार्टिंग की सोसाइटी थी तो पूरा का पूरा क्योंकि जब ऋग्वेद के टाइम में क्या था, समाज जो था वो कबीलाओं में ग्रुप में बटा हुआ था। जो हम महाजनपद हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए थे। फिर एक दो ग्रुप आपस में मिला, फिर उसने तीसरे को मिलाया तो जनपद आया, फिर महाजनपद आया। तो वो पहले जो स्टार्टिंग का जो सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ हुआ करता था वो मेनली उसमें सभी लोग हिस्सा लिया करते थे। फिर वो घर के अंदर होने लगा, मतलब घर का जो परिवार का व्यक्ति है वो होने लगा। फिर ये जो सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ था उसको बड़े पैमाने पहले पे किया जाना है। पहले स्टार्टिंग में क्यों होता था कि हमें कुछ धन संपत्ति मिल जाए, हमारा कृषि अच्छा हो जाए, हमें हमारे जो जीव जंतु हैं, क्योंकि पशुपालन वाला समाज था। जब गाय या फिर कृषि कोई भी एग्रेरियन सोसाइटी जो होती है उसमें मवेशियों का बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेनली जो है यज्ञ किया जाता था। फिर उसके बाद पहले सामूहिक रूप से किया जाता था, फिर वो फैमिली के लेवल पे किया जाने लगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राजा बड़े बड़े राज्य का उदय होता है, राजा शक्तिशाली होता है। फिर अश्वमेघ यज्ञ होने लगता है, आपका राजसूय यज्ञ होने लगता है। अब राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था जिसमें कि लव कुश ने अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि अश्व मतलब कि घोड़े को छोड़ा जाता था। और घोड़ा जिस एरिया से जा रहा है, अगर आपने उस घोड़े को रोका तो आपको जिसका भी मतलब जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ता था। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो इसका मतलब है कि अगर आपने पकड़ लिया तो आपको युद्ध करना पड़ता था, और अगर आपने नहीं पकड़ा मतलब कि आपने उस राजा की अधीनता को स्वीकार कर ली। तो राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और जिसे लव और कुश ने रोका था। और फिर लक्ष्मण के साथ और किस तरीके से लव और कुश का युद्ध होता है। फिर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। तो ये उस वक्त का अश्वमेघ यज्ञ तो काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, क्योंकि ये एक तरीके का अपने राज्य के विस्तार का एक इम्पीरियलिज्म, जो ब्रिटिश काल में जो हम बोलते हैं ना इम्पीरियलिज्म, वो उस वक्त का इम्पीरियलिज्म था अश्वमेघ यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था। तो ये सारी उस वक्त के जो सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन थे वो सारे थे, और इन सब का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। अब आगे का जो टॉपिक है आपका है वो है न्यू क्वेश्चंस। अब many idea found in Upanishad 6th century BC onward, so that the people were curious about the meaning of life.
द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ, द रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन। 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, अब जैसे हम देखते हैं 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वेद की रचना की गई। उसके बाद 1000 से लेके 500 के बीच में या 600 BC के बीच में लेटर वैदिक, जिसमें कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों की रचना की गई। फिर उसके बाद आता है उपनिषदों की रचना की गई, उसके बाद पुराणों की रचना की गई। तो इस तरीके से पूरा का पूरा, तो फिर जब उपनिषद की रचना की गई तो बहुत जो सवाल उठने लगे। उसके बाद मतलब जैसा कि मैंने पीछे ही आपको बताया कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीवन का क्या, हमारा कर्म का क्या फल होता है। फिर इसी तरह के का रीबर्थ ड्यू टू द, मतलब कि हम अगर इस जन्म में पैदा हुए तो क्या हमें पुराने पास्ट जो हमारे एक्शन थे उसकी वजह से लिए हमारे इस एक्शन का अगले जन्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल थे जो उठने लगे थे। और क्योंकि पीछे भी मैंने आपको बताया कि जब सोसाइटी में चेंजेज आते हैं, जब मतलब एक मोबिलिटी आती है सोसाइटी में, जो कि हमने देखा कि 6th सेंचुरी महाजनपदों के टाइम में हुआ था, तो एक इस तरह के सवाल उठने, फिर एक कल्चरल जो कॉन्शियसनेस होती है वो भी जागृत होता है और फिर इस तरह के सवाल उठने लगे। फिर बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे वो अलग अलग सबके अपने अपने तर्क हुआ करते थे, तो वो सभी एक दूसरे से मिलते थे और एक तरीके का बोल सकते हैं कि धर्म संसद का आयोजन होता था, और जहाँ पे सभी इकट्ठा होते थे और वहाँ पे डिबेट्स होता था, और जो भी डिबेट हार जाता था उसका जो फॉलोअर्स होता था वो जो डिबेट जीतता है उसको मानने लगता था। अब हम इसमें आप जब आगे कुछ और रिसर्च करेंगे तो आपको याज्ञवल्क्य का नाम आपको मिलेगा, और उनका डिबेट काफ़ी मतलब मैत्रेयी और गार्गी दो विदुषी हुआ करती थी, जो उनकी पत्नी भी हुआ करती थी। तो कैसे मैत्रेयी और विदुषी ने याज्ञवल्क्य से सवाल पूछा था और फिर उन्होंने बड़े एरोगेंटली बोला था, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। एक बड़ा ही फेमस ये नाम है। तो इस तरह के अलग अलग जो थिंकर्स थे, जो फिलोसफर थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और ऐसी जगह पे जाते थे जैसे जिन जगहों पे ये सारे डिबेट्स होते थे उसको बोला जाता था कुटागरशाला, या फिर जिस जगह पे कुटागरशाला नहीं है तो फिर मतलब बागीचा हुआ करता था हर गांव में। मतलब पहले ज़माने में ये एक आम बात होती थी कि गांव के बाहर एक बागीचा हुआ करता था, तो उस बागीचा में सब लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे पूरा डिबेट चलता था, जिसमें सारे फिलोसफर होते थे, उनके फॉलोअर्स होते थे, और फिर जो भी सवाल दागे जाते थे और जिसने भी सही जवाब, मतलब जिसके जवाब से लोग संतुष्ट हो गए, जिसने भी अपने तर्क को साबित कर दिया, तो फिर वो विजयी होता था और जो हारता था उसका पूरा का पूरा जो फॉलोअर है वो उसका हो जाता था। तो ये पूरा डिबेट की एक परंपरा शुरू हुई थी। और अब यहाँ पे एक सोर्स 2 है, हाँ एक सोर्स 1 भी है। सोर्स 1 में प्रेयर ऑफ अग्नि के बारे में दिया। जैसा कि मैंने कहा था ना कि अग्नि भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट देवता हुआ करते थे, और जब भी यज्ञ होता था तो आहूत मतलब कि हवन होता था, और हवन मतलब अग्नि का, उसमें जो आहुति दी जाती थी तो ये प्रे किया जाता था कि मैं जो, हे अग्नि देवता, मैं जो भी आपको दे रहा हूँ ये सीधा आप वहाँ तक जो एक मतलब मीडिएटर का काम, अग्नि जो थे वो मीडिएटर का काम करते थे, मनुष्य और जो सुप्रीम गॉड थे उनके बीच का मीडिएटर थे। तो मनुष्य उसमें हवन करता था और वो अग्नि के थ्रू वो सुप्रीम गॉड तक पहुंचता था। तो इसमें ऋग्वेद के दो मंत्र दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है कि मैं आपको जो भी समर्पित कर रहा हूँ वो आप वहाँ पहुँचाएँ और हमें धन्य धान्य से हमें वेल्दी बनाए, मतलब धन्य धान्य से हमें परिपूर्ण करें। अब अगला टॉपिक हमारा है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर प्रिपेयर्ड। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो उसके बाद के तीनों वेद हो, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर महाभारत या रामायण, ये सारी चीज़ें ओरल ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, टीचर से स्टूडेंट को, फिर स्टूडेंट टीचर बनता था, फिर वो इस तरीके से ये ओरली एक ट्रांसफ़र हो रहा था। इसी तरीके का जो गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी थी, उन्होंने जो एक उनकी जो शिक्षा थी वो ओरली थी। तो उसके बाद इसको उनके जो भी शिष्य, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने 4th सेंचुरी BC के आसपास उनकी मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इसको कंपाइल किया था। जो भी उनकी टीचिंग्स थी उसको उन्होंने कंपाइल किया और उसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया गया था। अब इसमें आपके इसमें नहीं, जब आप डिटेल में ये इतिहास पढ़ेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री लिया तब आप पढ़ेंगे कि, या फिर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो उसमें भी ये टॉपिक है
कि नालंदा में, फिर ये राजगीर में हुआ था जो बौद्ध समागम हुआ था, मतलब कि पूरा सम्मेलन एक तरीके का आप बोल सकते हैं, जहाँ पे सारे जो बौद्ध विद्वान थे वो इकट्ठा हुए थे और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था वो उसको कंपाइल किया गया था। जो भी गौतम बुद्ध की टीचिंग थी उसको कंपाइल किया गया था, उसका मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया गया था और उसके 3 भाग, 3 किताबों की रचना की गई थी। और ये 3 किताब थे। हाँ, तो ये हुआ कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था, वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में भी हुआ था। 3 बार हुआ था। उसके बाद एक और हुआ था, वो काफ़ी बाद में जाके हुआ था। तो ये जो जितने भी बौद्ध विद्वान थे वो इकट्ठा होते थे और उन्होंने आपस में जो भी डिस्कशन किया और उसके बाद जो बुद्ध की टीचिंग थी उसको उन्होंने कंपाइल किया और इसको 3 बुक्स में कंपाइल किया गया था। और इन तीनों बुक को कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक लिटरली मीन्स 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब 3 तरह का जो संकलन था। अब ये तीनों के कौन कौन से थे? विनय पिटक, जिसमें विनय पिटक में मेनली जो था कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइन द, मतलब कि इसमें जो भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे, मोनास्ट्री को ज्वाइन करते थे, उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन था वो विनय पिटक में लिखा गया था। इसके बाद दूसरा था पिटक, जिसमें कि मेनली गौतम बुद्ध की टीचिंग को उसमें लिखा गया था। और तीसरा जो था वो अभिधम्म पिटक था, जो जिसमें मेनली जो था फिलोसफिकल मैटर, जो दर्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो उसमें शामिल किया गया था। तो ये तीन तरह की संकलन, यानी कि 3 एडिशन, 3 अलग अलग किताबें लिखी गई थी। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है होना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, कुछ ना कुछ इस पैसेज से होगा। जो हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वे प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड से, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि किस तरीके से ये सब हुआ, कहाँ पे आयोजित, वैशाली में आयोजित किया गया था। त्रिपिटक इसको बोला जाता था और इसमें 3 किताबें थीं जिसका नाम अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये 3 किताबें थी। विनय पिटक में मेनली संघ और मोनास्टिक लाइफ से रिलेटेड जो भी फॉलोअर्स थे उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बने थे। सुत्त पिटक में बुद्ध के टीचिंग्स को डाला गया है और अभिधम्म पिटक में मेनली फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो थे उसको रखा गया है। इसके बाद इसमें जो आगे जो दिया गया है कि जब हम देखते हैं कि अशोक का जब शासनकाल होता है तो बुद्ध धर्म इंडिया से बाहर भी जाता है, श्रीलंका जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग देशों में अशोक जो है मिशनरीज भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो जब इंडिया से बाहर बौद्ध धर्म जा रहा होता है, गया था, तो फिर वहाँ पे उनकी टीचिंग्स गई, वो किताबें गई। फिर उसके बाद वहाँ पे भी उससे रिलेटेड जब वहाँ पे लोगों ने इस धर्म को फॉलो करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए। उसके बाद फिर वहाँ से लोग आए, जैसे कि फाहियान आए थे या फिर वेनसांग आए थे। तो ये जो लोग थे वो फिर वापस इंडिया आए। फिर यहाँ पे आके उन्होंने जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको उन्होंने पढ़ा। फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन किया, फिर उसको अपनी तरफ से उसका एक विश्लेषण किया। तो इस तरीके से जो एक पूरा का पूरा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो तैयार हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आप अच्छे से पढ़िए। और किन किन देश, क्योंकि इसमें आपको श्रीलंका हो गया, चाइना से कौन आया था, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब आगे जो है सोर्स 3 दिया गया है जिसमें अजातशत्रु की चर्चा। अजातशत्रु मैंने पीछे आपको बताया था, आपकी किताब में पीछे नहीं है, लेकिन शायद नहीं है या है, पता शायद नहीं है, बट मैंने आपको बताया था जो मेरा सेकेंड चैप्टर जब मैंने शुरू किया था तो उसमें मैंने अजातशत्रु के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अजातशत्रु जो थे वो अजातशत्रु और उसके फादर जो थे बिंबिसार, वो दोनों गौतम बुद्ध के समकालीन, उनके कंटेम्प्रेरी थे। तो उस वक्त मतलब गौतम बुद्ध जीवित थे और जब अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिलते हैं तो फिर वो कैसे मखली घोषाल के बारे में या फिर एक केश कम्बलिन, 2 ऐसे टीचर्स थे, उनके बारे में वो बताते हैं कि वो उनका क्या विचार है कि यज्ञ, जब ये जो यज्ञ होता है ये बकवास है, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब ये एक इन सब चीज़ों के यज्ञ की जो क्या मतलब रेलिवेंस है उसको कैसे
उन्होंने उसकी व्याख्या कैसे की, तो इसके बारे में गौतम बुद्ध को बताते हैं। फिर जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जो भी है वो अभी है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं। एक उस समय एक और तरह का सेक्ट जैन बौद्ध के अलावा एक आजीवक नाम का भी मतलब एक सेक्ट हुआ करता था। तो ये और बहुत सारे उस वक्त सिर्फ हम गौतम बुद्ध और महावीर जैन के बारे में तो हम जानते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फिलोसफर उस वक्त हुआ करते, जिसमें कि जिनका नाम इसमें दिया गया है केशकम्बली और एक मिनट में बताती हूँ, अजीत केशकम्बली, हाँ केशकम्बली, और दूसरा मखली घोषाल। ये बहुत ही फेमस फिलोसफर हुआ करते थे उस वक्त के। तो इस स्टोरी को भी आप जो आपका सोर्स 3 है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सोर्स से भी सवाल होते हैं, और अगर आप सोर्स से भी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा ही फिलोसफिकल टाइप का पूरा पैसेज है। तो इसको आराम से 2 से 3 से 4 बार इसको अच्छे से आप बिल्कुल शांति से इसको बैठ के पढ़िए, और अपने अनुसार इसका जो भी आपको समझ में आता है इसकी मीनिंग, उसको अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में इसको लिखिए। और थोड़ा सा आप देखिए, आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो काफ़ी शॉर्ट में दिया है, बहुत सारी नाम को दे के टच करके निकल गया है। इससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब अजीत केशकम्बली या मखली घोषाल नाम दे दिया, अब आप अजातशत्रु नाम दे दिया, अब आपको समझ में नहीं आया कि ये हैं कौन। तो थोड़ा सा आप इस पर गूगल कर लीजिए ना, थोड़ा सा गूगल कीजिए और जानिए कि इनके बारे में कि ये किस तरह के फिलोसफर थे, इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सब कुछ बताने लगी तो फिर काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि जो भी इस तरह के नाम हैं उस पर मैं अलग एक छोटा वीडियो बना के डाल दूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनका रेलिवेंस क्या है उस पीरियड में। तो इस सोर्स 3 को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पूरा का पूरा ये फ़िलासफ़ी है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 3, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लीजर, द मैसेज ऑफ महावीर। अब हम जो ये चैप्टर है ना, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ये जो टॉपिक है महावीर का, जो टॉपिक है महावीर और गौतम बुद्ध, हम एक वीडियो में करेंगे, और उसके बाद का जो पोर्शन है वो 3rd वीडियो में करेंगे। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें जो आई हैं, जो कुछ रेफरेंस नाम आया है, कुछ फिलॉसफी का जो रेफरेंस आया है, उस पर मैं छोटा वीडियो बना के डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप मतलब शॉर्ट फॉर्म में, जो शॉर्ट्स होते हैं, ताकि आपको मतलब 1 मिनट में आप उसको देख के आप उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लग सके। और मैं तो वो बनाऊँगी, लेकिन आप भी, आपके पास अभी टाइम है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महावीर के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म की टीचिंग्स, बुद्धिज़्म का जो राइज ऑफ बुद्धिज़्म, ये सारे टॉपिक जो है वो 2nd वीडियो में हम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।